नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां देखते हैं। इससे पहले हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास देख चुके हैं और अब हम लोग आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां देखते हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये किताब कौन सी है, तो ये घटना चक्र है। आप लोग किसी भी शॉप पे जाके जो आपके शहर में हो आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांकृत्यायन ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो इसका ऑप्शन बी सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया था आदिकाल को। देखिए, इससे पहले जो हिंदी साहित्य का इतिहास देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जनरल पेपर में भी पूछे जाते हैं और प्लस जो आपका सब्जेक्ट है उसमें तो पूछे ही जाते हैं। तो उसको जरूर देखिएगा अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो। चलिए इसका डिटेल देखते हैं कि हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने प्रारंभिक काल का भिन्न भिन्न नामों से वर्गीकरण किया, जो इस प्रकार है। देखिए, डॉक्टर ग्रियर्सन ने क्या कहा? चारण काल कहा। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने आरंभिक काल कहा था। आचार्य रामचंद्र, देखिए यहाँ पे प्रारंभिक काल दो बार दिया, लेकिन एक लोग ने आरंभिक काल कहा था और एक प्रारंभिक काल कहे थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा। सांकृत्यायन ने, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा चारण काल या संधिकाल इन्होंने कहा था। दूसरा कोई प्रश्न हम लोग देखते हैं कि आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है। अभी हम लोग ऊपर डिटेल देख चुके हैं, तो आप पहले अपने मन से एक बार कोशिश करिए। बीजोपन काल मिश्र बंधु, सिद्ध सामंत, राहुल सांकृत्यायन, संधिकाल एवं चारण काल आपका है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। संधिकाल एवं चारण काल रामकुमार वर्मा और वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल। अभी हम लोगों ने देखा कि बीजवपन काल किसने कहा, यही इसमें अशुद्ध है। इसको किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको बीजवपन काल कहा है, आदिकाल को मिश्र बंधु ने नहीं। तो ऑप्शन ए सही है इसका। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? देखिए, मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। किसने कहा है वीर काल? देखिए, वीरगाथा काल और वीर काल दोनों अलग अलग है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसको विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा था और वीरगाथा काल किसने कहा था? अभी आप लोगों ने ऊपर देखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अब देखिए, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? अभी देखा आपने। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और बिहार में जो बीपीएससी टीचर का होने वाला है 6 to 8 9 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। देखिए, सी इसके रामचंद्र शुक्ल के हैं वीरगाथा काल को के जो वीरगाथा काल आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम किसके द्वारा दिया गया था? ये डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन द्वारा दिया गया था। अब देखिए, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल। देखिए, एक ही क्वेश्चन जो इसका डिटेल दिया हुआ था, एक ही क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बने, सारे क्वेश्चन उसी से आ रहे हैं। देखिए, आदिकाल को सिद्ध सामंत राहुल सांकृत्यायन ने कहा। हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन ने कहा। और देखिए, आदिकाल हिंदी साहित्य को सिद्ध साम, सेम क्वेश्चन, इसको राहुल सांकृत्यायन ने। एकदम रट जाना चाहिए, इतनी बार ये रिपीट हुआ है, आपको रट जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे, जरूर पूछे जाएंगे। अब देखिए, बीजवपन काल किसने कहा? किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी में कंफ्यूज मत होइएगा, ये बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अब देखिए, बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, सेम क्वेश्चन। अब वीरकाल देखिए, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा वीरकाल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अब देखिए अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? अभी हम लोग किसने दिया है आदिकाल नाम? आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। बीजवपन काल जो दिए हैं वो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी और आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन। तो इसको ध्यान रखिएगा। आदिकाल देखिए, इनमें से कौन सा आदिकाल का नाम नहीं है पूछा है? वीरगाथा काल है, चारण काल, गद्य काल, सिद्ध सामंत काल। देखिए, चारण काल भी है लेकिन गद्य काल नहीं है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को कहा था, वो है, सब है, लेकिन गद्य काल आपका नहीं है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? अभी हम लोगों ने देखा मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है प्रारंभिक काल। मिश्र बंधु 3 भाई हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने इस पे चर्चा की है कि कौन कौन से 3 भाई हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए। ऑप्शन बी सही है। अब नेक्स्ट देखिए, आपका मिलान करना है आपको, इतिहासकार और नामकरण, कौन किसका नामकरण। इतनी बार अब मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि अब आप लोग को रट गया होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहा था? वीरगाथा काल। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था बताइए? आदिकाल। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल और मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल। तो इसका कौन सा मिलान सही है? ऑप्शन डी सही है।
अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस साहित्यकार ने अपने ये देखिए साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किन गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य का वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया था? बच्चन सिंह ने, शिव सिंह सेंगर ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन सी सही है। देखिए इसका डिटेल देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को इस प्रकार विभक्त किया। गद्य का आविर्भाव ये संवत 1900 से 1925। आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन प्रथम उत्थान 1925 से 1950 और गद्य साहित्य का प्रसार द्वितीय उत्थान जो दिए थे 1950 से 1975 और गद्य साहित्य की वर्तमान गति तृतीय उत्थान संवत 1975 से। ठीक है, अब देखिए 19 नंबर, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या थी? लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृत संस्कृत और पाली संस्कृत। तो क्या भाषा थी? ये पाली भाषा थी। और जीएस में भी ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसको देखिए कि बौद्ध काल की भाषा क्या थी, तो वो थी पाली। ऑप्शन डी सही है। देखिए प्राकृत भाषा के विविध रूप हैं। कौन कौन से? उनमें पाली प्राकृत का संबंध बौद्ध धर्म के ग्रंथों से है और अर्धमागधी का संबंध जैन धर्म के ग्रंथों से है। जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ वहाँ वहाँ पाली भाषा पहुंची और जैन धर्म के साथ अर्धमागधी। प्राकृत भाषा को साहित्यिक महत्व जो है पूर्व की तुलना में पश्चिम से अधिक प्राप्त हुआ और उसमें भी विशेष रूप से महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रधान रूप है। अब देखिए आपका निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो ये देखिए आपका खुमाड़ रासो, ढोला मारारू दुहा, भरतेश्वर बाहुबली राज, जय मयंक जसचंद्रिका। इसका ऑप्शन सी सही है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास जो है ये रचना है। देखिए अपभ्रंश में रास नामक पहली कृति भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी से, जिसे विद्वानों ने रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ घोषित किया क्योंकि रास काव्य की सभी प्रवृत्तियों के बीच इसमें प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से इस ग्रंथ का बहुत महत्व है। खुमाड़ा रासो में 43 छंद प्राप्त हुए। इस काव्य के कवि के नाम तो अज्ञात है, परंतु एक स्थल पर दलपति विजय शब्द देकर आलोचकों ने अनुमान लगाया कि दलपति विजय ही खुमाड़ रासो के कवि हैं। ढोला मारारू दुहा के कवि कल्लोल हैं। देखिए इसका रचना का देखिए, ढोला मारारू दुहा के कवि कौन है? कल्लोल हैं। फिर ढोला मारारू दुहा अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। यह लोक काव्य दोहाबद्ध था और मौखिक परंपरा में सुना गाया जाता था। तो इसका ऑप्शन आपका अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन रही है? यह है आपकी सी भरतेश्वरी बाहुबली रास। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? सेम क्वेश्चन है, भरतेश्वर बाहुबली रास। अब देखिए 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य कौन सी है? कौन सी है? जय मयंक जसचंद्रिका, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलवेल, ढोला मारारू दुहा। राउलवेल रोड़ा कवि की है। इनका आप लोग नाम भी याद रख सकते हैं, इसके लेखक। अब देखिए ढोला मारारू दुहा रचित लोक भाषा काव्य, ऑप्शन डी सही है। ढोला मारारू दुहा 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। दुहा घड़ा पराड़म अछई पंक्ति इसकी प्राचीनता की ओर संकेत करती हैं। मूलतः दोहों में रचित लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल रायवाचक के रूप कुछ चौपाइयाँ जोड़कर विस्तार किया गया। अब देखिए सालीभद्र सूरी की रचना इनमें से कौन सी है? तो इसमें नेमिनाथ रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, ये सुमितिगढ़ रास और जय मयंक जसचंद्रिका। इसका ऑप्शन बी सही है। सालीभद्र सूरी की भरतेश्वर बाहुबली रास जो है वो किसकी है? सालीभद्र सूरी की रचना है। सालीभद्र सूरी की रचना का नाम भरतेश्वर बाहुबली रास है। मुनि जिनविजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना। इसकी रचना 1184 ईस्वी में सालीभद्र सूरी ने की थी। यह अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य तथा अच्छे कवि थे। इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली के चरित्र का वर्णन है। पूछ सकता है कि इस ग्रंथ में किसका वर्णन है, तो आप याद रखिएगा भरतेश्वर और बाहुबली के चरित्र का। अब पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता कौन है? सालीभद्र सूरी, आसगु, नरपतिनाल, दलपति विजय। तो देखिए इसके रचयिता कौन है? सालीभद्र सूरी हैं। पंच पांडव चरितरास के रचयिता सालीभद्र सूरी नामक प्रसिद्ध जैनाचार्य उच्च कोटि के कवि हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास नामक ग्रंथ इनकी एक अन्य प्रसिद्ध रचना है जिसे रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो देखिए भरतेश्वर बाहुबली रास के तो हैं ही, प्लस इसके पंच पांडव चरितरास के भी आप सालीभद्र सूरी ही रचयिता हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? तो बताए पाणिनि, नागार्जुन, पतंजलि, सराफा। किसने किया था अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग? पतंजलि ने किया था। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोग प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश कहलाते थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवहट भाषा से तात्पर्य क्या है?
देखिए अपभ्रंश, ग्रामीण अपभ्रंश, परिनिष्ठित अपभ्रंश, ग्रामीण प्राकृत और परिनिष्ठित प्राकृत। तो अवहट्ट भाषा से अभिप्राय आपका ग्रामीण अपभ्रंश से है, ऑप्शन ए सही है। देखिए अवहट्ट अपभ्रंश शब्द का विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश कर सकते हैं। अवहट्ट अपभ्रंश आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन संक्रांतिकालीन भाषा है। इसके कालखंड 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक निर्धारित किए जाते हैं। अवहट्ट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी ग्रामीण अपभ्रंश के बीच की कड़ी माना जाता है। अवहट्ट भाषा के प्रमुख रचनाकार अदहमाड़ या अब्दुल रहमान, जिसके इनके जो किताब हैं जो ये इन्होंने रचा है वो है संदेश रासक या संदेश रासक या संदेश रासय कहा जाता है। दामोदर पंडित का उक्ति व्यक्ति प्रकरण है रचना, जो त्रिशर ठाकुर का बड़ रत्नाकर और विद्यापति का कीर्तिलता आदि है। अब देखिए अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? शिक्षा, सीसा, सिक्खा और सिक्खा। देखिए इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, सिक्खा मिलता है अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए। अपभ्रंश के परवर्ती रूप को अवहट्ट नाम दिया गया। अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए सिक्खा रूप मिलता है। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो कौन है आपके सरहपाद, इनको सरहपा भी कहा जाता है। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि का नाम सरहपाद है। राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी ईस्वी में सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। उनका मूल नाम राहुल भद्र था और उन्होंने उनके सरहपा, सरोज, ब्रज, पदम तथा ये पदम वज्र नाम भी मिलते हैं। वे बौद्ध धर्म के वज्रयान और सहजयान के प्रवर्तक तथा 84 सिद्धों में से एक थे। इनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया है तथा बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई है। सरहपाद की रचनाओं का संपादन राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश के नाम से किया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि। देखिए अलग अलग प्रस्तुता होते हैं, किसी ने किसी को माना, किसी ने, देखिए यहीं पे देखिए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। ठीक है, लेकिन अधिकांश साहित्यकार सरहपा को मानते हैं, तो इसी को माना जाएगा। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि थे? अभी हम लोगों ने देखा डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी के प्रथम इतिहासकार मानते हैं। अब सिद्धों का प्रथम कवि सरहपाद को माना जाता है, सरहपा को माना जाता है। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो देखिए इसका ऑप्शन डी सही है, पंडित राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? देखिए पुष्पदन, हेमचंद्र, सरहपा को और विद्यापति को। सेम क्वेश्चन है, ये देखिए सरहपा को राहुल जी ने माना है। और देखिए हिंदी का प्रथम कवि, सेम क्वेश्चन है, सरहपा। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो अभी हम लोगों ने डिटेल में देखा कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब देखिए सहजयान के प्रवर्तक कौन हैं? तो देखिए सरहपा, सबरपा, लुइपा, कंडपा, ये सरहपा जो है सहजयान के प्रवर्तक हैं। देखिए सहजपाद और सरहपा, ये सरहपाद और सरहपा दोनों सेम नाम है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा? पुरानी हिंदी, प्राकृताभास अपभ्रंश, साहित्यिक अपभ्रंश और परिनिष्ठ अपभ्रंश। इसका ऑप्शन ए सही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। डिटेल देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया इस प्रकार: 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा की पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया। इस प्रकार वे अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते थे। फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? तो हम लोगों ने देखा है इससे पहले क्वेश्चन में कि आचार्य रामचंद्र मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो किसने आदिकाल माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? अभी हम लोगों ने देखा डिटेल में, चंद्र शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी को क्या कहा है? पुरानी हिंदी नामकरण किया है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान है जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। इन्होंने राजामुंज को पुरानी हिंदी की प्रथम कवि स्वीकार किया। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि राजामुंज को प्रथम हिंदी का कवि किसने स्वीकार किया है? तो किसने किया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत अब उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए भी स्थान दिया है कि उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको
पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो किसने किया है? राजा मुंज। किसको किया? ये देखिए पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि? तो राजा मुंज को। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो देखिए पुष्पदंत, धनपाल, शालिवासुरी, स्वयंभू को। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्वयंभू देव देखिए 8वीं शताब्दी निर्विवाद रूप से अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। 8वीं शताब्दी के स्वयंभू देवकृत पौम चरुई 5 कांड और 83 संधियों सर्गों वाला विशाल महाकाव्य यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना गया है। अतः स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि, अपभ्रंश का वाल्मीकि इत्यादि कहा जाता है। देखिए स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि, अपभ्रंश का वाल्मीकि ये भी कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। सेम क्वेश्चन देखिए, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। ऑप्शन सी सही है। अपभ्रंश के प्रथम का कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को माना जाता है। स्वयंभू की कृति का नाम अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, किसको कहा जाता है? पद्म पुराण, महापुराण, पाहुर दोहा, पौम चरु। तो पौम चरियु जो है स्वयंभू की कृति का नाम है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, पौम चरियु सेम क्वेश्चन स्वयंभू का है। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? महापुराण, परमात्मा प्रकाश, भविष्यत कहा और पौमचर्यु। तो पौमचर्यु में कहा गया है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता क्या करती हैं? जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। देखिए इसका डिटेल, पौमचर्यु स्वयंभी कृत चरित्र काव्य है। यह 5 कांडों में विभक्त है। विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। स्वयंभू ने नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन इस काव्य में किया है। नारी के प्रति पुरुष का दृष्टिकोण इस युग में कैसा था, यह काव्य में वर्णित अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग में स्पष्ट हो जाता है। लंका विजय के पश्चात सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर कौशल नगरी लाया जाता है। सीता के आगमन का एक और भव्य वातावरण और दूसरी ओर उस वातावरण में राम का ओछा व्यवहार। अग्नि परीक्षा से पूर्व सीता राम से कहती हैं कि आज मैं अपना सतीत्व का पताका फहराऊंगी। आग यदि समर्थ हो तो मुझे जलाए। जब मेरा मन शुद्ध है तो इस दिव्य शक्ति का क्या होगा? इस ग्रंथ में वर्णन है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। अब देखिए इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? भविष्यत कहा, योगसार, परमात्मा प्रकाश और पाहुर दोहा। तो भविष्यत कहा जो है ये हमारा लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। लोकप्रिय व्यक्तियों के चरित्र पर आधारित काव्यों के अतिरिक्त कई ऐसे चरित्र काव्य रचे गए जिनमें कथानायक या तो काल्पनिक होता है अथवा किसी लोक कथा के लिए लिया जाता है। इस श्रेणी में धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा का नाम उल्लेखनीय है। ये किसकी रचना है? भविष्यत कहा। देखिए भविष्यत कहा जो है धनपाल की रचना है, तो ये भी याद रखिएगा कि ये धनपाल की रचना है। अब देखिए अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? शालिभद्र सूरी, पुष्पदंत, कनकामार और धनपाल। तो अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को कहा जाता है। देखिए अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का भवभूति, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वाल्मीकि, स्वयंभू और भवभूति पुष्पदंत हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रचना पुष्पदंत की नहीं है? महापुराण, जयकुमार चर्यु, जसहर चर्यु, पौमचर्यु। कौन सी रचना नहीं है पुष्पदंत की? देखिए आपका पौमचर्यु। किसकी रचना है? आपकी पौमचर्यु स्वयंभू की है। अभी आप लोगों ने ऊपर देखा, तो देखिए पौमचर्यु पुष्पदंत की रचना नहीं है बल्कि कवि स्वयंभू की रचना है। इनकी 2 अन्य रचनाएं रिठ्ठेमर चर्यु और स्वयंभू छंद पुष्पदंत की 3 रचनाएं मिलती हैं। महापुराण, जयकुमार चर्यु तथा जसहर चर्यु, ये 3 रचनाएं जो हैं आपकी पुष्पदंत की हैं। महापुराण, जयकुमार चर्यु और जसहर चर्यु। अब देखिए कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? सेम क्वेश्चन, तो ये देखिए नहीं सेम क्वेश्चन नहीं है, उसमें पूछा था पुष्पदंत की नहीं है, इसमें स्वयंभू की पूछा है कि नहीं है। पौमचर्यु, रिठमेर चर्यु, स्वयंभू छंद और महापुराण। तो देखिए महापुराण इनकी रचना नहीं है। महापुराण किसकी है? अभी आप लोगों ने ऊपर देखा, महापुराण पुष्पदंत की है। ठीक है, इसकी ये क्या बोलते हैं, स्वयंभू की रचना नहीं है। ये 3 रचना जो है आपकी पौमचर्यु, रिठमेर चर्यु और स्वयंभू छंद, ये आपकी स्वयंभू की है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन थे? अमीर खुसरो, सूरदास, तुलसीदास। तो कौन थे? अमीर खुसरो थे खड़ी बोली में सृजन करने वाले काव्यों का। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि अमीर खुसरो हैं। इस भाषा के इस नाम से उल्लेख सबसे पहले उन्हीं की रचनाओं में मिलती है। हालांकि वे फारसी के भी अपने समय के सबसे बड़े भारतीय कवि थे। मुकरे लिखने का सर्वप्रथम प्रयास इन्होंने ही किया था। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं खालिक बेरी, पहेलिया, मुकर, यादों सीखने तथा गजल इत्यादि हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 50 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। 113 क्वेश्चन है आदिकाल में, इसको हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।